संसद टीवी की इस बेहद खास कड़ी में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से संसद टीवी की खास बातचीत। हमने इसे रिकॉर्ड किया था उनके टेन्योर के आखिरी दिन, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, इसलिए अब तक इसका प्रसारण नहीं हो पाया था। ये बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने बड़े विस्तार से संसद टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि नौसेना की उपलब्धियां अब तक क्या रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। समुद्र पर सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी है भारतीय नौसेना की, जिसे भारतीय नौसेना बखूबी निभा रही है। अगर हम बीते कुछ सालों के बारे में बात करें तो आपने कई बदलावों को इन दिनों महसूस किया होगा। आज हम उन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार इस समय मौजूद हैं। आज की ये बातचीत हमारे लिए इसलिए भी काफ़ी खास है क्योंकि एक नौसेना प्रमुख होने के नाते उनका जो टेन्योर है खत्म हो रहा है, तो निश्चित तौर से एक लंबे सफ़र के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उन्होंने खुद किन बदलावों को महसूस किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर और बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और आपने हमें मौका दिया कि कम से कम हम आपके टेन्योर को समझ सकें। एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमने काफ़ी कवरेज की है और नौसेना को काफ़ी नज़दीक से देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो एक सबसे बड़ा मैसेज हमारा रहा है, भारत का जो सबसे बड़ा जो मैसेज रहा है आत्मनिर्भरता को लेकर के और स्वदेशीकरण को लेकर के, आप अपने टेन्योर के साथ साथ उससे पहले के मामले को भी अगर जोड़ करके देखा जाए, आप कैसा महसूस करें सर? भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण में आज कहाँ पर है? देखिए, हमने ये आत्मनिर्भरता का जो काम काफ़ी पहले से स्टार्ट किया था। 1960s में हमारा सबसे पहला जहाज़, छोटा सा जहाज़ बन गया था। उसके बाद बढ़ता गया, बड़े बड़े जहाज़ बने, एक से बढ़ के मतलब फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स, और अंत में अभी सितंबर 22 में NS विक्रांत का कमीशनिंग हुआ था। तो हम ऐसे कुछ 6-7 कंट्रीज़ के ग्रुप में है जो इतने बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। तो ये एक एलाइट ग्रुप है और ये दिखाता है कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है और कितना शिप बिल्डिंग का एबिलिटी है, और दोनों शिप डिज़ाइन और शिप कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में कितना काबिलियत है। तो हमने हमारे नेशनल लीडरशिप को ये वचन दिया है कि जब भारत 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, तब तक या उससे पहले भारतीय नौसेना एकदम आत्मनिर्भर नौसेना बनेगा। मतलब हमारे जहाज, पनडुब्बी, हवाई जहाज, हथियार, ये सब देश में बनेगा। तो हमारी कोशिश इसी डायरेक्शन में है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बन जाएगा। पिछले 10 वर्षों में करीब 33 शिप्स और सबमरीन्स को कमीशन किया है, सारे देश में बने थे। और आज के दिन में 66 शिप्स और सबमरीन्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें 2 छोड़ के 64 जो है भारत में बन रहा है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे ये मैसेज साफ है कि आगे से जो भी हमें चाहिए वो सब देश में बनेगा। मेड इन भारत, मेड बाय भारत और मेड एक्सक्लूसिवली फॉर भारत। लेकिन सर, भारत इतना बदल चुका है कि जहां पहले हम शिप्स के लिए हम दूसरे देशों पर या फिर एक छोटे से छोटे पार्ट्स के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे या फिर निर्भर हो रहे थे, और आज सर भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात कर रहा है। इवन हम उस तरफ आगे बढ़ चुके हैं। सर, ये कितना बड़ा बदलाव, एक नौसेना प्रमुख होने के नाते आप खुद कितना बड़ा बदलाव इसे महसूस कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोग बायर्स नेवी थे, मतलब बाहर से खरीदते थे, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है टू बिल्डर्स नेवी। और अभी हमारा ये हमने वजन दिया कि हम जो भी चाहिए हम देश में बनाएंगे। तो कुछ कमियां हैं, मतलब डीजल इंजन्स, गैस टर्बाइन जनरेटर्स और कुछ हथियार अभी नहीं बनाया अभी तक देश में। लेकिन इसको बनाने के लिए अभी ऑर्डर्स ऑलरेडी प्रोसेस में है
कि कुछ 4-5 साल के अंदर जो बड़ा सा डीजल इंजन जो चाहिए हमें जहाज के लिए वो बनेगा। हमारे कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में है सब उनके पास कैपेबिलिटी है। फिर गैस टर्बाइन जनरेटर्स और हथियार, अलग अलग टाइप के हथियार, अंडर वाटर वेपन्स, ये सब अभी बनेगा। उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। हमने कुछ स्वावलंबन सेमिनार वगैरह भी कंडक्ट किया था, उसका 2 वर्षन हुआ है। तो जहाँ 75 चैलेंजेस हमने दिया है इंडस्ट्री को कि आप लोग इसके लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढें, तो हमें मिला करीब 1100 से ऊपर रिस्पॉन्स। फिर उसमें से हमने सॉर्ट आउट किया करीब 300 प्लस रिस्पॉन्सेस को, फिर उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन किया है और मोर देन 120 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन हो चुका है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस थिंग्स। करीब 7-8 टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है और इसमें से कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो गेम चेंजर्स है, कुछ है जो पहली बार वर्ल्ड में बन रहा है। तो ऐसे काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने का जो विचार और कैपेबिलिटी वो भी देश में है। तो हम इसको एनकरेज कर रहे हैं। आपने सर अपने टेन्योर के दौरान कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2047 का एक लक्ष्य रखा है और आप बार बार अपनी इस बात का जिक्र करते हैं। आप इतने अगर कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों हैं, ये भी हम समझना चाह रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट इसलिए है कि देखो, जब जहाज़ बनाते हैं उसमें 3 कंपोनेंट होता है। एक बोलते हैं फ्लोट, मतलब पानी में फ्लोट होना चाहिए, मतलब पानी के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो फ्लोट कंपोनेंट है। दूसरा है मूव कंपोनेंट, मतलब पानी में चलना चाहिए। और तीसरा है फाइट कंपोनेंट, मतलब लड़ने का जो काबिलियत है। तो ऑलरेडी फ्लोट कंपोनेंट जो है, जो इसमें जो स्टील होता है, वेल्डिंग होता है और उसका जो बाकी हल मशीनरी होता है, उसमें करीब 95% ऑलरेडी इंडिजिनस है। स्टील पूरा देश में बनता है, ये जो वारशिप ग्रेड स्टील। ये भी नौसेना और DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सब के साथ मिलके हम लोग बनाया। और दूसरा चीज़ है मूव कंपोनेंट। मूव कंपोनेंट में हम लोग करीब 65% के आसपास है। बाकी जो है मैं बोला था, ये इंजन्स, गैस टर्बाइन जनरेटर, गैस टर्बाइन, ये सब बनाने का देश में। अभी फ़िलहाल ये हम बाहर से लेते हैं, लेकिन इस दिशा में हम लोग अभी काफ़ी काम कर रहे हैं। तीसरा है फाइट कंपोनेंट। फाइट कंपोनेंट में हम करीब 55% पे है। कुछ हथियार हम देश में बनाते हैं अभी कम्प्लीटली, जैसे ब्रह्मोस, फिर ये टॉर्पिडोस, वर्णास्त्रा, ताल, ये सब टॉर्पिडोस, फिर 95% एम्यूनिशन देश में बन रहा है। तो अभी कुछ गन्स बनाने का है, बड़े जो जहाज़ में लगाते हैं तो बड़े वाले गन्स, फिर कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वैसे कुछ चीज़ बनाने का है और कुछ सेंसर्स भी बनाने का है। तो मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सब बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अंडर वाटर सोनार्स, रेडार्स वगैरह ऑलरेडी हम बना रहे हैं। बात करते हैं सर मिलन 2024 की। 4 देशों से जो सफ़र शुरू हुआ था सर, वो ऑलमोस्ट 51 तक पहुंच चुका और नौसेना प्रमुख होने के नाते आप खुद वहां पर मौजूद थे सर, देश के वाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद थे। ये अपने आप में नौसेना के साथ साथ देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये एक बहुत बड़ी सेमिनार और एक्सरसाइज थी और इसमें करीब 50 से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ थे। 15 फॉरेन जहाज आए थे और एक फॉरेन एयरक्राफ्ट भी आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और 4 दिन का प्रोग्राम था एशोर और 4 दिन का प्रोग्राम था एट सी। एशोर में जो हम लोग इंटरेक्ट किया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सेमिनार, फिर उनका जो उनको हमने एक्सपोजर दिया है हमारे कल्चर, हमारे फूड, और काफ़ी इंटरेक्शन थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और टूरिज़म, ये सब हुआ है। तो फिर हम लोग सी में जाके एक्सरसाइज किया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज वगैरह भी हुआ है। तो किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम लोग मिलजुल के एक सब करते हैं, तो फ्रेंडली नेशंस एक साथ काम करेंगे तो
कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, हमारा एक दूसरे का प्रोसीजर्स हमको समझ में आएगा। और इससे क्या है, ये मैरिटाइम डोमेन में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है कॉमन है, जैसे IUU फिशिंग या स्मगलिंग या ड्रग शिपमेंट, इलीगल माइग्रेशन, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है सबके। तो इसको या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब के लिए इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स विद पासपोर्ट। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको तो कोई पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाएगा हमारे पास। तो किसी एक देश के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, मैरिटाइम रिसोर्सेज नहीं है कि उसको ठीक से सॉल्व करें। तो इसलिए जितने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनके मैरिटाइम एसेट्स, उनके मैरिटाइम फोर्सेस जो है वो एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उसी से दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम मच बेटर। हाल के दिनों की मैं बात करूं सर, तो मैरिटाइम एंटी पायरेसी ऑपरेशन जिस तरीके से नौसेना ने चलाया है और जिस तरीके से आपको सफलता मिली है और लगातार हम चला रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? क्योंकि ये एक दिन की प्लानिंग तो नहीं है जो आप लोगों ने किया है इन दिनों। देखिए, नौसेना, भारतीय नौसेना में अभी बदलाव भी आया हुआ है। जैसे देश में बदलाव हो रहा है, नए भारत का नए नौसेना है अभी, और नए नौसेना का नई सोच। ये सोच है अफर्मेटिव एक्शन। और ये इंडियन ओशन जो है हमारे देश के नाम से है, तो यहाँ हम लोग नहीं एक्शन लेंगे तो कौन लेगा? तो हम लोग ये इंडियन ओशन रीजन में हम लोग इंश्योर करेंगे कि सेफ है, सिक्योर है और स्टेबल है। तो एक नौसेना का काम ही होता है कि जो मैरिटाइम रीजन्स को सेफ और सिक्योर रखना। और हमारा टास्क है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट एंड परसू नेशनल इंटरेस्ट इन द मैरिटाइम डोमेन। तो जहाँ भी है हम लोग उसको परसू करेंगे, ये 4 चीज़। और आज की हिसाब से आप देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ गिनी में हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे कंपनीज वहाँ काम कर रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री है। वहाँ से लेके ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया में हमारा मैरिटाइम इंटरेस्ट काफ़ी है। तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और ये हम अच्छी तरह समझते हैं। ये मैसेज हम एकदम साफ दे रहे हैं कि यहाँ हम लोग, भारतीय नौसेना बैठी है तो इधर आने से पहले भी आपको कई बार सोचना पड़ेगा। सर, ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को लेकर के 2023 एक एक्ट पास हुआ है, ये हम आपसे समझना चाह रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं सर? और इस एक्ट का जो फ़ायदा है वो भारतीय नौसेना को कितना मिला है और आने वाले वक्त में कितना मिलेगा? देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स थे। एक तो एंटी पायरेसी एक्ट, मैरिटाइम एंटी पायरेसी एक्ट था, ये पास हुआ था दिसंबर 2022 में। तो इसकी वजह से हमारे जितने एक्शंस अभी चल रहा है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। तो क्योंकि ये मैरिटाइम एंटी पायरेसी एक्ट जो है वो हमें एनेबल करता है कि हम किसी भी सस्पिशियस वेसल को, जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई पायरेसी ट्रिगर हो या पायरेसी करने के लिए चल रहा है, तो उसको स्टॉप करके, विजिट करके, बोर्ड करके, सर्च करके सीज भी कर सकते हैं। और जो पायरेट्स हैं उनको देश में लाके उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हैंड ओवर करके वो उनके खिलाफ कार्रवाई चलाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले था ही नहीं, और जब ये नहीं था तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी था टू ऑपरेट एंड टू बी फोर्सफुल, टू बी प्रोग्रेसिव एंड थिंग्स लाइक दैट। बट दिस एक्ट has been by the parliament has been very progressive, and it helped Bharatiya Nausena to do the actions that we are doing. Similarly is the Inter-Services Act of 2023, which has helped the tri-service organizations to function better. क्योंकि ट्राई-सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अभी हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं।
तो तीनों सर्विस के जब ऑफिसर्स या और जवान काम कर रहे हैं एक साथ, तो हम लोग अभी तक वी वर गवर्नड बाय अपना अपना सर्विस रूल्स। जैसे अलग सिविल सर्विस है, सिमिलरली आर्मी का एक्ट है, नेवी का एक्ट है, एयरफोर्स, उसके हिसाब से हम लोग का कंट्रोल रहता था। तो कमांड एंड कंट्रोल में थोड़ा सा डिफिकल्टीज वगैरह थे। तो इसलिए बाय पासिंग दिस एक्ट नाउ द ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू फंक्शन बेटर। और आगे की तरफ जब हम लोग थिएटर कमांड की तरफ जाएंगे और इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस वगैरह करेंगे, तो इससे बहुत फ़ायदा है। नौसेना के प्रति जिनकी दिलचस्पी है उनको आप कैसे समझाएंगे सर, अगर मैं नेवल एकेडमी के बारे में आपसे समझना चाहूँ? तो जो आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं इधर एज अ कैडेट, और यू कैन ज्वाइन एज अ ग्रेजुएट एंट्री ऑफिसर, ये दोनों हो सकता है। तो कैडेट एंट्री में जो है, या तो आप नेवल एकेडमी एनडीए में जा सकते हैं, एनडीए से आप नेवी ऑप्ट करके आप नेवी में आ सकते हैं, या जब आप एनडीए का जब फॉर्म भरते हैं उसी टाइम उसमें एक ऑप्शन है, आपको इंडियन नेवल एकेडमी भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि कुछ ज़्यादा वैकेंसीज हैं इंडियन नेवल एकेडमी में, ये इंडियन नेवल एकेडमी तो एडिमला में है, केरला का। तो हमारे इनटेक थोड़ा थ्रू एनडीए इज़ लिमिटेड, और द इनटेक थ्रू नेवल एकेडमी थोड़ा सा और ज़्यादा है। तो जो नौसेना में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो नेवल एकेडमी द्वारा आना चाहते हैं। तो दिस इज़ फॉर ऑफिसर कैडेट्स हु आर एट +2 लेवल, मतलब +2 करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं। वो 4 साल का ट्रेनिंग करेंगे, वो बीटेक मिल जाएगा उनको, और फिर दे बिकम ऑफिसर्स। दूसरा एंट्री है ग्रेजुएट एंट्री। ग्रेजुएट एंट्री में एक परमानेंट कमीशन भी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। परमानेंट कमीशन में बहुत कम सीट्स हैं, मतलब कुछ 10-12 कुछ है, तो वो नेवल एकेडमी द्वारा आ जाते हैं। लेकिन बल्क ऑफ द पीपल ऑफ द ऑफिसर्स कैन कम थ्रू द शॉर्ट सर्विस स्कीम। तो शॉर्ट सर्विस के लिए आते हैं 10 साल के लिए, और फिर उनके टेन्योर में वो अगर नेवी में कंटिन्यू करना पसंद करना चाहते हैं, तो फिर दे कैन ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज और इनके परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको मिल सकता है परमानेंट कमीशन। तो ये ऑप्शन है। हमने देखा है कि हमारी नौसेना अगर कभी भी किसी दूसरे देश को ज़रूरत है तो सबसे पहले आप लोग फ्रंट लाइन पर नज़र आते हैं। हमने सर कोरोना के पीरियड में भी देखा था। सर आपने अगर मैं आपके टेन्योर की बात करूं तो कुछ अब ऐसे अभियान हैं जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे? जी, हम लोग फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है सागर, मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही डेवलप होगा, लेकिन हमारे जितने कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन रीजन में, सभी एक साथ सबका भलाई हो जाए। तो हमारा भी एक्टिविटीज़ भी है ये, इसके हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं। नॉर्मली एक शिप का 4 रोल्स होता है, मतलब कॉम्बैट रोल होता है, डिप्लोमेटिक रोल होता है, और कॉन्स्टेबलरी रोल होता है, और बिनाइन रोल या टू असिस्ट समबडी। तो ये चारों रोल वो फुलफिल कर सकता है। तो जब हम लोग इनको डिप्लॉय करते हैं, दे आर एबल टू डू ऑल द टास्क, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव बीन हेल्पिंग शिप्स। वी कुड रेस्क्यू पर्सनल ऑफ कावेरी जो हुआ था हमारे टाइम पे, फ्रॉम रेस्क्यू ऑफ इंडियन नेशनल्स, अबाउट 1500 पर्सनल फ्रॉम सूडान, वी इवैक्यूएटेड देम। एंड साइक्लोन मोचा हुआ था इन म्यांमार, वहाँ भी हमने रिलीफ प्रोवाइड किया। और रेगुलरली व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस, आवर शिप्स आर देयर एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू हेल्प। लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना पहले आईएनएस द्वीपरक्षक और अब आईएनएस जटायु, सर क्या टारगेट्स है, मतलब क्या मैसेज है देश को, क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को वहाँ? अगर आप हैं तो क्या फ़ायदा सुरक्षा के नज़रिए से? बहुत पहले से प्रेजेंस था इन दिस आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स में प्रेजेंस होने से हमारा जो रीच है वो थोड़ा और बाहर की तरफ हो जाता है, और हमारे ये सब स्ट्रैटेजिक आइलैंड्स हैं, तो यहाँ हमारा प्रेजेंस होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मिनिकॉय आइलैंड में तो हमारा पहले से प्रेजेंस था,
लेकिन अभी हम उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया बाय कमीशनिंग दिस यूनिट। और मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूँ कि उसको हमने उस यूनिट को हमने नेम किया एज INS जटायु। तो आपको पता होगा कि जटायु वॉज फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन रामायण, कि he was Jatayu was the first to respond when Sita ji was being abducted, and Jatayu was also the one who provided situational awareness to Lord Ram कि क्या क्या हुआ है, ये मैसेज भी उन्होंने दिया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि by having a unit like INS Jatayu there, that unit will provide information. It will be a first responder when there is a crisis. It will also give us good situational awareness. तो वहाँ हम लोग capability develop कर रहे हैं, radars, unmanned underwater sensors. We will have other assets like missiles also deployed there. सर आखिर में हम भारत के गौरव, भारत के गर्व INS विक्रांत के बारे में बात करना चाहेंगे सर आपसे। INS विक्रांत हमारा सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट था और काफ़ी सक्सेसफुल था। ये 75% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट है उसमें, और उसका ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ में भी हमारा कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस तो बहुत जल्दी हो चुका था। आपने फिल्म्स और वीडियोस वगैरह देखा होगा ऑफ लैंडिंग ऑफ मिग्स एंड लैंडिंग ऑफ LCA नेवी वगैरह, एंड उसके बाद उनका उस शिप का जो गारंटी रिफिट वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ द शिप इज़ गोइंग टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस, and then she will be part of the fleet. So we are very happy with the ship ka performance and the capabilities that it brings, and we are looking forward to deploying the ship extensively. कोई एक अच्छा अगर अनुभव आप हमारे साथ बांटना चाहें सर, जो आपने एक नौसेना प्रमुख होने के नाते महसूस किया। I am very happy to have been the Navy Chief for the last 29 months. इसमें बहुत कुछ बदलाव कर पाया मैं, और एक टीम वर्क का रिज़ल्ट है। हमारे स्टाफ और हमारे जितने ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो जवान हैं, वो सब एक साथ मिलके नौसेना को काफ़ी आगे लेके गया, और इससे मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन है। रिसेंटली आपने देखा हो कि कुछ 11 सबमरीन्स वर एट सी एट द सेम टाइम, एंड सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशनल शिप्स हैव बीन प्रेजेंट। हमने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में बहुत चेंजेस लाया कि अभी पहले क्या होता था, अबाउट 62% शिप्स यूज्ड टू बी ऑपरेशनल, और बाकी जो है मेंटेनेंस पीरियड में रहते थे। अभी हमने ये मेंटेनेंस प्रोसीजर वगैरह चेंज करके अबाउट 80% ऑफ द शिप्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑपरेशनल टास्किंग। तो द एफर्ट इज टू सी दैट that Nausena is always ready, prepared, combat ready, credible and cohesive as a future-proof force in the service of the nation. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर वी फील रियली प्राउड कि आपने आज हमें बात करने का मौका दिया, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके माध्यम से हमने समझी, और हमें साथ साथ और अपने देश को भी बताने का मौका मिला कि भारतीय नौसेना अगर कह रही है कि वो इतनी ताकतवर है और आगे दिन प्रतिदिन हमारी ताकत में और अधिक बढ़ोतरी होगी, तो उसके पीछे की क्या वजह है वो हमें आज इस कार्यक्रम के जरिए समझने का मौका मिला। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आगे भी संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।